Hello everyone. Today we will start chapter 4 from the diary of Anne Frank. So this chapter is a extract from the diary of a young girl. ये जो आपका चैप्टर है ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, यानी एक लाइट अडेप्टेशन है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल ये एक बुक थी जो पब्लिश करवाई थी एनी फ्रैंक के फादर ने उनकी डेथ के बाद। जो एनी फ्रैंक थी वो एक होलोकॉस्ट विक्टिम थी और उनकी डेथ वर्ल्ड वार टू के दौरान हो गई थी और उनकी फैमिली से ओनली सर्वाइवर थे उनके फादर। तो वर्ल्ड वार टू के बाद उनके फादर ने उनकी जो डायरी थी उसे पब्लिश करवाया था, जिसमें एनी फ्रैंक ने अपने बारे में लिखा है और जो कुछ भी उनकी थॉट्स हैं उसके बारे में लिखा है। सो दिस चैप्टर इज ए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डायरी पब्लिश द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उस डायरी का जो पब्लिश हुई थी उसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। सो एनी फ्रैंक के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। एनालिस्ट मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। इनका जो कंप्लीट नेम है वो है फुल नेम एनालिस्ट मैरी एनी फ्रैंक। 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था और फरवरी और मार्च 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। अब फरवरी और मार्च इसमें इसलिए दिया है क्योंकि जो एनी फ्रैंक की डेथ का एग्जैक्ट टाइम और डेट है वो इसका मालूम नहीं पड़ पाया चल पाया था, क्योंकि इनकी जो डेथ हुई थी वो जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में हुई थी। ये हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। सो Anneliese Mary Annie Frank 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 वॉज ए जर्मन। वो एक जर्मन थी, बॉर्न जूइश गर्ल, जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। वो एक मतलब रिलीजन से वो जूइश थी और वो पैदा जर्मनी में हुई थी। वो रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार टू। तो जब जर्मनी ने नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वार टू के टाइम में, तो एनी फ्रैंक और उनकी जो फैमिली थी वो छुपी हुई थी एम्स्टर्डम में वर्ल्ड वार टू के टाइम में। तो ये डायरी जो लिखी है उन्होंने, या ये जो बाद में पब्लिश हुई थी डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये उसी का एक एक्सट्रैक्ट है। तो ये उन्होंने उस वक्त लिखी थी वर्ल्ड वार टू के टाइम में। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उनकी फैमिली थी वो शिफ्ट हो गई थी एम्स्टर्डम में आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी। जब नाजी पावर में आ गए थे जर्मनी में, यानी उनका रूल हो गया था नाजीज का। बट वर ट्रैप्ड वाइल द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। पर वो जो ट्रैप हो गए थे, यानी उन्हें पकड़ लिया गया था जब नाजी का कब्जा हो गया था नीदरलैंड्स पे, तो एनी फ्रैंक और उनकी फैमिली को भी पकड़ लिया गया था। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, जो परसिक्यूशन से यानी कि जो उत्पीड़न और अत्याचार थे, जूश जो रेस होती है, जूश होते हैं जिन्हें हिंदी में यहूदी लोग कहते हैं, जो इज़राइल है जो यहूदियों का देश है। तो पहले जो जूश पीपल थे वो पूरी वर्ल्ड में फैले हुए थे। सो एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूश पॉपुलेशन इंक्रीज, तो जूश या यहूदी जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, उनके ऊपर जैसे जैसे अत्याचार बढ़े या उनके ऊपर परसिक्यूशन बढ़ा, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो उनकी जो फैमिली थी वो छुपने के लिए चली गई जुलाई 1942 में, जो इनके फादर थे ओटो फ्रैंक्स, उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, वो 2 साल तक वहाँ छुपे रहे। और आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, वहाँ 2 साल छुपे रहने के बाद, द ग्रुप्स वाज बिट्रेड and transported to concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। सो 2 साल तक वो उस ऑफिस की बिल्डिंग में छिपे रहे। उसके बाद में उनके ग्रुप को धोखा दिया गया, या इनका जो ग्रुप था जो वहाँ छिपा हुआ था उसको बिट्रेल का सामना करना पड़ा, धोखे का सामना करना पड़ा। और जिसके बाद वो पकड़े गए और उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया जो जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स लाते थे, यानी वो गैस चैम्बर्स लाते थे जिसमें लोगों को भर दिया जाता था और गैस के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। सो वहाँ वो उनको ले जाया गया, वेयर एनी डाइड ऑफ थाइप्स। वहाँ एनी जो फ्रैंक हैं उनकी डेथ हो गई थी टाइफस से।
ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, तो उनके जो फादर हैं ओटो, वो इस ग्रुप से ओनली सर्वाइवर थे, यानी केवल वही बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द, इनकी जो सिस्टर थी, हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, उसकी भी कुछ ही दिनों में डेथ हो गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इनके जो पिता थे ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, वो एकमात्र जीवित व्यक्ति या सर्वाइवर थे इस ग्रुप के। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, वो जब ये वर्ल्ड वार 2 एंड हुआ उसके बाद वो वापस एम्स्टर्डम आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैज़ बीन सेव्ड, अब उन्होंने देखा कि एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो बच गई है या वो सेव कर ली गई है। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, अब उन्हें बिल्कुल कन्विंस थे कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, यानी कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने एक्शन लिया और इसे पब्लिश करवाने का फैसला किया। इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, तो इनके फादर थे वो कन्विंस थे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरी है। सो ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश, तो उन्होंने उसको पब्लिश करवाने का या प्रिंट करवाने का डिसीजन लिया। इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल, और उसका जो इंग्लिश नाम रखा गया वो रखा गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो दिस चैप्टर इज ए एक्सट्रैक्ट ऑफ हर डायरी पब्लिश्ड द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एनी फ्रैंक की जो डायरी पब्लिश करवाई थी उनके फादर ने, जिसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये जो हमारा चैप्टर है ये उसी का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी उसी से अडॉप्टेड है और एक छोटा सा, उसी से अडेप्टेड है और उसका एक छोटा सा हिस्सा है उसका एक। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, ये जो डायरी है ये एनी फ्रैंक को दी गई थी उनके 13th बर्थडे पर। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और ये रिकॉर्ड करती है, क्रॉनिकल्स होते हैं जो डॉक्यूमेंटेड जो घटनाक्रम होते हैं एक के बाद एक, जो इवेंट्स होते हैं लाइफ में। बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। सो इस डायरी में जो भी एंट्रीज़ हैं, यानी जो उनकी इवेंट्स हैं उनके लाइफ के, उसके बारे में एंट्रीज़ हैं इनके इसके अंदर, या इसके अंदर उसके बारे में लिखा गया है। और वो कौन सा पीरियड है, वो है 12th June 1942 से लेकर जो फाइनल एंट्री है, यानी कि उसमें एंड में जो डेट को लिखा गया वो थी 1st अगस्त 1944। सो ये जो डायरी है ये है 12th June 1942 से लेकर 1st अगस्त 1944 तक की। इसके बीच में ही इसमें जो भी लिखा गया वो इसके बीच में ही लिखा गया है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेज, तो ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और ये ट्रांसलेटेड हो चुकी है बाद में, काफ़ी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। एंड बिकम वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली एंड रेड बुक, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई और सबसे वर्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक किताब है ये जो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बुक है ये। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। अब इस डायरी के ऊपर काफ़ी फिल्में भी बन चुकी हैं और काफ़ी जो टेलीविज़न सीरीज़ है वो भी बन चुकी हैं, और थिएट्रिकल प्रोडक्शन मतलब जो नाटक होते हैं, थिएटर होता है जिसमें लोग परफॉर्म करते हैं प्ले को, तो वो भी काफ़ी बन चुके हैं इस डायरी पे। और एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा होता है जो एक सिंगिंग परफॉर्मेंस होती है अलग टाइप की, तो इस पर एक ओपेरा भी बन चुका है बेस्ड ऑन दिस डायरी। इस डायरी पर ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, इस डायरी पर मूवीज़ बन चुकी हैं, टेलीविज़न सीरीज़ बन चुकी हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हो चुकी हैं और एक ओपेरा भी बन चुका है इस पर। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, तो ये जो डायरी है ये एक वर्क है मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड का, काफ़ी मैच्योर जो माइंड होता है और एक काफ़ी गंभीर जो दिमाग होता है, वैसा इससे पता चलता है कि इसमें जो लिखा है, जिसने भी लिखा है उसका दिमाग काफ़ी मैच्योर था और काफ़ी इंसाइटफुल था। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, तो ये जो डायरी है ये हमें एक इंटीमेट एग्जामिनेशन यानी कि काफ़ी पर्सनल और काफ़ी निजी एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, तो जो नाजी रूल था, जो जर्मनी के अंदर हिटलर रूल करते थे, जो उनका जो कब्जा था उसके अंदर कैसे जीवन बीतता था, डेली लाइफ कैसी होती थी, इसके बारे में ये काफ़ी कुछ बताती है ये डायरी। ये निजी अनुभव बताती है उस बारे में, निजी एक्सपीरियंस। इंटीमेट एग्जामिनेशन होता है कुछ किसी के निजी अनुभव होते हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसे इंटीमेट कहते हैं। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉल्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम, जो एनी फ्रैंक हैं वो काफ़ी फेमस हॉलोकॉस्ट विक्टिम हुई थी
जिनके बारे में काफ़ी मतलब चर्चा हुई हो या काफ़ी जाना गया हो जिनके बारे में। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स होते थे जो एक मास डिस्ट्रक्शन या मास किलिंग होती है, जहाँ किसी के द्वारा या किसी रूल के द्वारा, किसी डिक्टेटर के द्वारा काफ़ी लोगों को, किसी वजह से काफ़ी लोगों को मार दिया जाए एक साथ में, या काफ़ी बड़ा नुकसान कर दिया जाए, तो उसे, उसमें जो पीड़ित होते हैं, उसमें जो मरते हैं, उसे हॉलोकॉस्ट विक्टिम कहते हैं। तो एनी फ्रैंक थी वो क्योंकि उनकी डेथ है जो वो नाजी कैंप्स में हुई थी, कंसंट्रेशन कैंप्स में, और उनकी डायरी काफ़ी फेमस है, उसे काफ़ी जाना गया है, काफ़ी पढ़ा गया है। सो एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। सो एनी फ्रैंक थी वो काफ़ी फेमस हॉलोकॉस्ट विक्टिम थी, जिनके बारे में काफ़ी रिनोड हॉलोकॉस्ट विक्टिम थी, जिनके बारे में काफ़ी जाना गया। So let's start this chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एक डायरी लिखना काफ़ी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, यानी कि काफ़ी विचित्र अनुभव है someone like me, मेरे जैसे किसी के लिए। Not only because I have never written anything before, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले कुछ कभी लिखा नहीं है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. अब एनी फ्रैंक कह रही हैं कि डायरी लिखना ये काफ़ी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे किसी के लिए भी, और ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, बट आल्सो बिकॉज इट सीम टू मी, पर ये इसलिए भी है क्योंकि ये मुझे जान पड़ता है या मुझे ऐसा लगता है कि दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स, कि ना तो मैं और ना ही कोई और विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल। मतलब ना तो मैं और ना कोई मेरे अलावा कोई और वो 13-year-old जो 13 साल की जो स्कूल की लड़की है उसके विचारों के बारे में इंटरेस्टेड होगा। म्यूजिक होता है जो थॉट्स होते हैं या विचार होते हैं। तो एनी फ्रैंक यहाँ पे कह रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के जो विचार हैं उसको पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, आगे एनी फ्रैंक कहती हैं कि ओ अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना महसूस कर रही हूँ या लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मेरे दिल पे काफ़ी बोझ है जिसे मैं उतार देना चाहती हूँ इस राइटिंग के द्वारा। मुझे लिखने की काफ़ी ज़रूरत है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो मैं लिखना चाहती हूँ या लिखना महसूस करती हूँ, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, काफ़ी बड़ी ज़रूरत है मेरी लिखना, क्योंकि मैं अपने जो दिल का बोझ है वो कम करना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, जो लोग हैं पेपर में उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, मतलब जो कागज़ होते हैं उसमें लोगों से काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, ये एक विचार है जो कहा जाता है बार बार। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं इस बारे में सोचती थी, ये जो कहा जाता है इस बारे में। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Listless होता है with no energy or interest, जब किसी में कोई उत्साह ना हो, कोई एनर्जी ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, तो उसे लिस्टलेस कहते हैं उस फीलिंग को। सो मैं इस बारे में सोचती थी कि पेपर्स में लोगों से काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होता है, और ये उन दिनों की बात है। ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पे बैठी थी। विद माई चिन इन माई हैंड्स, मेरी जो ठुड्डी थी वो मेरे हाथों पे थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं काफ़ी बोर थी। एंड लिस्टलेस मीन्स मेरे में अंदर कोई एनर्जी नहीं थी और कोई इंटरेस्ट नहीं था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, जब मैं सोच रही थी कि बाहर जाना चाहिए या अंदर ही रहना चाहिए घर के अंदर। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, मैं रुकी जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स होता है कोई भी वरिंग या थिंकिंग, कोई भी किसी बारे में चिंता करना या कोई सोचना किसी चीज़ के बारे में। सो आई वॉज ब्रूडिंग येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो मैं सोच रही थी कि येस जो कागज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों से ज़्यादा। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ्ड बैक नोटबुक, और क्योंकि मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी कि कोई इसे पढ़े। दिस स्टिफ्ड बैक नोटबुक, स्टिफ बैक्ड होता है जो
हार्ड बाउंड होती है, या जिसका जो कवर होता है, जो गत्ता होता है जिसका, वो काफ़ी मोटा होता है, सख्त होता है जो। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और जो डायरीज़ होती हैं जो जिनमें इवेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं, वो उनका जो कवर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, हार्ड बाउंड होती है। नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, जिसे लोग डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच में शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं चाहिए, या जब तक मैं किसी रियल फ्रेंड को नहीं ढूंढ लेती, तब तक ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती बात, या ये प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place, I don't have a friend। अब एनी फ्रैंक कह रही है कि अब मैं पॉइंट पर वापस आ रही हूँ। दैट prompted me to keep a diary in the first place, ये जो बात है कि मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है, इसी बात ने मुझे डायरी को रखने के लिए प्रोत्साहित किया, या मुझे इस बात के विचार आया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे ये विस्तार से बताने दीजिए, या ये मुझे क्लियरली बताने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि एक 13 साल की लड़की इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और हाँ मैं हूँ भी नहीं, यानी मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर, मेरे पास एक लविंग पेरेंट्स हैं और मेरी एक 16 साल की बड़ी बहन है। एंड मेरी 16 साल की एक बहन है मेरी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old डॉटर सिस्टर, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक फैमिली है। लविंग आंट्स हैं मेरी, जो लविंग आंट्स हैं, एंड गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर है। तो एनी फ्रैंक कह रही हैं कि एनी फ्रैंक ने शुरू में कहा है कि इनका कोई मित्र नहीं है, और जब तक इनका कोई फ्रेंड नहीं होता, रियल फ्रेंड इन्हें नहीं मिल जाता, तब तक वो इसे डायरी को रखना चाहती हैं। तो ये वापस पॉइंट पे आते हुए कहती हैं कि आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और वो इसे क्लियर करते हुए बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि इनका कोई फ्रेंड नहीं है। इनके पास लविंग पेरेंट्स हैं जो इन्हें प्यार करते हैं, और इनकी एक 16 साल की बहन है, एक सिस्टर है इनकी 16 साल की, और लगभग 30 और लोग हैं जो जिन्हें ये फ्रेंड कह सकती हैं, जैसे इनकी फैमिली, इनकी जो आंट्स हैं वो, और एक अच्छा घर है इनका। सो ये एनी फ्रैंक की लाइफ स्टोरी, इनकी जो डायरी है, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, उसका एक एक्सट्रैक्ट हम रीड कर रहे हैं, और इसका रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।